हेलो माय फेलो मेंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ मॉड्यूल 5। ओके, तो इसमें भी हम मेजरली सब कुछ कवर करेंगे। कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि बस उसको हम ट्रिम कर देंगे, जल्दी स्किप करेंगे। तो कोशिश करूंगा ये जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कर दूं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग हो रही है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें सो दैट कि पूरा वर्क फ्लो प्रॉपर चलता रहे और कोई भी जो वर्किंग है वर्किंग में दिक्कत ना आए और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है उसमें दिक्कत ना आए। ओके, सो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑफिस मैनेजमेंट एक तरीके से। ओके, सो उसमें क्या कुछ आ जाता है कि इट विल कवर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सॉरी पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट चीज आ जाती है। सिक्योरिटी अवेयरनेस के कहने का मतलब जो अगर ट्रेनिंग वाली जो चीज है कि आप अपने स्टाफ को और ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करना रिगार्डिंग द थ्रेट्स के एंड वर्नेबिलिटीज। तो कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं अगर आपने वो क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। सो ऑल दोज आर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। सिमिलरली हमें किस पर्सन को कितनी एक्सेस देनी है कि तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है लाइक कोई अटैक हो जाता है तो उस केस में हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है वो सब कुछ आ जाता है इंसिडेंट कंट्रोल में। सो अभी हम अगर अपने मॉड्यूल का चेक करें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जब बात करें तो इट कम्स प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स इंक्लूड्स वही कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, मतलब सीआईए की ही बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आती है। तो की एलिमेंट जो हैं कि दोज आर सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स की एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे कि जो विच आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन जो कि ट्रेनिंग की बात की थी वो सारी चीज इसमें कवर होगी। एंड कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते रहना सो दैट हम थ्रेट से बचे रहें। ओके, सबसे पहले बात आती है सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट की कि दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट की या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के प्रोटेक्शन की, ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है कि दैट इज द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट दैट शुड बी इंटरेस्टेड इन इट। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, ओके, ओनली देन सारी की सारी जो पॉलिसीज होगी, ओके, ऑल द पॉलिसीज शैल बी अलाइंड विद, पॉलिसीज जो होगी सब अलाइन होगी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ओके, और अगर नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है, अगर कहते हैं पॉलिसीज, आईटी पॉलिसीज और बिजनेस पॉलिसीज अगर अलाइनमेंट में नहीं है, ओके, तो कभी भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा विच इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो पूरा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो या तो अगर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ही देख रहे हैं और हम आईटी ऑब्जेक्टिव्स को देख ही नहीं रहे तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। और अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस पॉलिसीज, सॉरी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स सफर करेंगे। ओके, सो इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं है कि बजट दे दो सिर्फ। ओके, बजट इज जस्ट वन एस्पेक्ट। कहने का मतलब इन्वॉल्वमेंट होना सीनियर मैनेजमेंट की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर वो इसको एजेंडा में रख रहे हैं कि रेगुलरली देख रहे हैं कि हाँ आईटी में सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, आईटी अपग्रेड हो रही है नहीं हो रही, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और प्रोटेक्टेड है नहीं है, कि तो क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उसके लिए क्या हमने मेजर्स लिए हैं, हमने रिस्क को मिटिगेट किया नहीं किया। सो दीज आर द थिंग्स जो एक सीनियर मैनेजमेंट वाले पर्सन को ध्यान में रखने होते हैं और अपने रेगुलर, हम कह सकते हैं कि उसको ऑडिट्स में ध्यान रखना है कि रेगुलर ऑडिट्स वगैरह हो रहे हैं, आईटी ऑडिट्स,
जिससे कि कोई भी लूप होल ना रह जाए, कोई भी वीकनेस वल्नरेबिलिटी ना रह जाए इन द सिस्टम्स। ओके, देन कम्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, इसे हम स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। देन कम्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इसकी बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो, ये एक फैसिलिटेटर होता है, ये याद रखना। फैसिलिटेटर मींस इसका काम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ध्यान रखना, बट मेन काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमेशा टॉप मैनेजमेंट की ही रहती है। ओके, सो यू शुड कीप इट इन माइंड। तो ये क्या करेगा कि ये जो सीसो है, ये ये चेक करेगा कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एसेट्स के, प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्नेबिलिटीज को मैनेज करना, रिस्पोंडिंग टू इंसिडेंट्स, कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसीज, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, अवेयरनेस वगैरह जो हमने भी डिस्कस किया था, वो सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स की जाती है, दैट इज सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ओके, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द सीनियर मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी is implemented through organization, CISO requires creation of information security organization। तो ये कैसे होगा कि ये मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली डिफाइन करके दिस कैन बी डन। सो उसके लिए लेट्स गेट बैक टू आवर दिस वन। सबसे पहली चीज है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना, कहने मतलब कोई एक पर्सन ऐसा ना हो जिसके पास डेटा एंट्री करने की भी हो एंड अथॉरिटी हो एंड साथ में उसको अप्रूव करने की भी हो। तो कोई भी पर्सन क्या होगा, ट्रांजैक्शन भी कर देगा और ट्रांजैक्शन को अप्रूव भी कर देगा, तो फ्रॉड करने का चांस तो बहुत ज्यादा हो गया। सो इसीलिए नो सिंगल पर्सन शुड बी कंप्लीट एन एंटायर क्रिटिकल टास्क अलोन। मतलब जैसे पेमेंट करने की अथॉरिटी और पेमेंट करना तो वो खुद ना कर पाए। ओके, देयर मस्ट बी अ चेक ऑलवेज। सो ये पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर्स। ओके, तो जैसे एक प्रोग्रामर है, ओके, शुड नॉट ऑपरेट द प्रोडक्शन सिस्टम। कहने का मतलब एक प्रोग्रामर जो है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, जो एंट्रीज भी, और वही प्रोडक्शन का काम मींस डेटा एंट्री जो कर रहा है, एंट्रीज भी वही कर रहा है और प्रोग्रामिंग भी वही कर रहा है, तो वो तो फिर बैकएंड से ही डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, उसी तरीके से वाइस वर्सा भी नहीं होना चाहिए, ऑपरेटर शुड नॉट एक्ट एज प्रोग्रामर आल्सो। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देन कम्स 4I प्रिंसिपल। ये चीज हम अपने आर्टिकलशिप वगैरह में देखते ही थे, तो ये ज्यादातर ऑफिस में होती है। हमेशा देयर शुड बी मेकर चेकर वाली चीज, कि कोई ट्रांजैक्शन जो हुई है वो एक पर्सन ऑथराइज वर्किंग करे या ट्रांजैक्शन करे और दूसरा पर्सन उसे चेक करे कि सब प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो पर्पस इंश्योर ऑथराइजेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्शंस। यही इसका कारण है कि ये क्यों है। और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, उसमें तो 6I प्रिंसिपल भी चलता है, मेकर चेकर एंड अप्रूवर ऑल्सो। ओके, सो तो इसीलिए टू सिग्नेटरीज फॉर अ चेक। और आपने देखा होगा जैसे एटीएम में जब कैश लोड होता है, कि जब आपने बैंक ऑडिट किया होगा, तो बैंक ऑडिट के टाइम पर हमेशा क्या होता है कि एटीएम में कैश लोड के टाइम पे देर आर ऑलवेज टू पीपल। ओके, कभी भी एक सिंगल पर्सन कैश लोड नहीं कर सकता। ओके, और इसीलिए दैट इज टू पर्सन प्रिंसिपल कह लो या फिर 4I प्रिंसिपल। देन कम्स रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। ओके, इसका पर्पस क्या है, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज का पर्पस भी यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अनकवर फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसीज। ओके, ये कैसे होगा, मतलब ऑन जॉब के, जैसे एक बैंक में एक पर्सन कैशियर है, तो उसी को फिर अ, दूसरी जो टास्क है, ठीक है, कुछ टाइम बाद दूसरे टास्क पे शिफ्ट कर दे, दूसरे कुछ टाइम बाद उसको फिर फर्दर टास्क पे शिफ्ट कर दें, तो इससे जब बार बार अलग अलग जॉब्स प्रोवाइड करी जाती है, तो डिफरेंट टाइप्स में शिफ्ट किया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक इट इज ऑलवेज सेड कि कभी भी अगर फ्रॉड करना है या फ्रॉड होता है, तो हमेशा वो कॉन्टिन्यूस फ्रॉड होता है। ओके, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस वो चलती रहती है ट्रांजैक्शंस। तो इस केस में अगर हमें उसे कवर अप करना है,
तो अगर वो पर्सन के को दूसरी जॉब पे लगा दिया, ओके, इवन इन दैट केस फ्रॉड कैन बी कर्ब्ड, के पता चल जाएगा। देन कम्स की मैन पॉलिसी, और इसी वो अगर मैं पीछे वाले में ही बात करूं, इसी के चक्कर में ही मतलब बहुत सारे बैंक्स में पॉलिसी होती है कि आपको मैंडेटरी 15 डेज लीव लेनी होगी, ठीक है, मतलब आपको 15 डेज लीव मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो अगर फ्रॉड कर रहा है वो पर्सन, तो डेफिनेट सी बात है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ओके। एंड जब पीछे से कोई दूसरा पर्सन उस टास्क को परफॉर्म करेगा, उस जॉब को परफॉर्म करेगा, तो दैट पर्सन विल बी एबल टू ट्रैक द डिस्क्रिपेंसीज, ओके। सो then comes keyman policy. Keyman is actually the very important person, okay, ये हम कह सकते हैं क्रिटिकल एम्प्लॉय, ओके, तो जिसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, एक तरीके से बोटल नेक बन चुका है, और उसकी एब्सेंस बहुत दिक्कत कर सकती है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर द लॉसेज एंड एनफोर्स रूल्स, ओके। तो जैसे ऐसे कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, लाइक एक ही प्लेन में एक ही कार में ट्रेवल नहीं करेंगे, ओके। गॉड फॉरबिड्स अगर कहते एक्सीडेंट वगैरह होता है, कि सो व्हाट हैपेंस, कि डेफिनेट सी बात है, इफ दे मेट विद द एक्सीडेंट, तो चांसेस आर अगर सभी के सभी एक साथ ही हैं, ओके, सो सारे के सारे ही इंजर्ड हो सकते हैं, ओके। और इन दिस केस सभी के सभी एब्सेंट अगर एक ही टाइम पर हो जाएंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन लीड्स टू हैवी लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हमेशा जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो उनको सभी को एक साथ नहीं, अलग अलग ट्रैवल करवाया जाता है, ओके। एग्जाम्पल सीनियर मैनेजमेंट, ये मैंने आपको वैसे बोल के बता ही दिया, सो कैन गेट फर्दर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है, अब इसी से रिलेटेड अभी तो हमने वो बात की कि हाउ चेक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, अब आती है अलग अलग टाइप की पॉलिसीज, ओके। तो चार टर्म्स आएगी, कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करते हैं। ये क्या है? कि ये एक इंटेंशन वाला डॉक्यूमेंट है, जो कमिटमेंट एंड इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट बताता है, ओके। सो एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, okay? मैनेजमेंट का इंटेंशन एंड कमिटमेंट बताता है टू द सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के लिए कितने कमिटेड है मैनेजमेंट। और पर्पस क्या है इसका? कि व्हाई सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट एसेट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, एंड कितनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ओके। सो ये डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी पॉलिसी ये सारी चीजें बताती है। बेसिस हमारा जो होता है दैट इज द रिस्क असेसमेंट, जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस डिस्कस करी थी इन द प्रीवियस सेशन, वो उसी बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, ओके। एंड देन कम्स प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई, अब स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रक्शन भी तो बतानी होगी कि कैसे आपको उसे इंप्लीमेंट करना है, ओके, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स को। सो दैट इज नोन एज प्रोसीजर, दिस इज स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो नेचर क्या होता है इसका? डिटेल एक्टिविटीज दैट दैट operationalize the policy, कि how the policy will be implemented in the organization, okay। एग्जांपल की बात करें तो onboarding of a new employee, okay, that is a complete step by step process, so that is a procedure। then comes standards, okay, these are mandatory rules, okay, that specify how policy will be implemented। ये rules हैं, वो steps थे कि यही करना है, ये करना है, ये करना है, and these are the rules, okay, कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। सिस्टम स्पेसिफिक और प्रोसीजरल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, कि लाइक पासवर्ड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, मिनिमम लेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपायरेशन, कि कितने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, ओके। लाइक हमारा जो पासवर्ड है, कि दैट शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कि इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड्स, ओके। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस रिकमेंडेटरी होती है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं, बट गाइडलाइंस आर रिकमेंडेटरी, ओके। सो रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है, लेकिन विच हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी स्मूथली, ओके। तो मैंडेटरी नहीं होती, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया। एग्जांपल सजेशन टू यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इवन इफ नॉट मैंडेटेड। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम ज्यादा आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट बता देता हूँ।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज, जैसे हम जीमेल में लॉगिन करते हैं, ओके, सबसे पहले हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद भी कि इट सेज कि आपको सेकंड टाइम उसे अगर ऑथेंटिकेट कीजिए थ्रू योर फोन, क्लिक यस एंड देन स्पेसिफिक नंबर जो हमें प्रॉम्प्ट किया जाता है ऑन द स्क्रीन, ओके, सो दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो वहां पर दो टाइप से ऑथेंटिकेशन किया, वन इज द पासवर्ड एंड अनदर इज योर फोन। तो हाउ इट वर्क्स, के पॉलिसी ये विजन एंड इंटेंशन मैनेजमेंट का सेट करता है, स्टैंडर्ड्स उसी को एनफोर्स द मैंडेटरी रूल्स उसको ये एनफोर्स करते हैं, प्रोसीजर डिटेल एग्जीक्यूशन के स्टेप्स बताता है, ओके, एंड गाइडलाइंस ये एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है बट दीज आर रिकमेंडेटरी, ओके। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, पॉलिसीज आर व्हाट एंड व्हाई कि, एंड देन स्टैंडर्ड्स मस्ट डू, ये हमें करने ही पड़ेंगे क्योंकि दीज आर मैंडेटरी, प्रोसीजर्स कैसे करना है, हाउ टू, एंड गाइडलाइंस यू शुड डू इट, ओके। तो वी कैन से टुगेदर दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। देन कम्स क्लासिफिकेशन, ओके। अब देन कम्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज, हमारे मॉड्यूल में गिवन है, ओके, लेट मी शो यू। ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द मॉड्यूल। अब ये पॉलिसी वगैरह हमने मीनिंग वगैरह डिस्कस कर लिया। देन कम्स अदर सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये डेटा क्लासिफिकेशन वगैरह, अब ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ओके, एंड लेट्स गेट बैक। तो डेटा क्लासिफिकेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, मेन चीज ये रेड वाली चीज ही है कि दिस प्रोटेक्ट्स नॉन पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, करप्शन, डिस्क्लोजर और डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का क्या मतलब ये है कि हमें बस प्राइवेसी का ध्यान रखना है कि अनऑथराइज कोई भी उस इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके, स्टील ना कर सके, ओके। सो दैट इज डेटा क्लासिफिकेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसीज, ओके। देन कम्स एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, इसमें मेनली ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कोई दैट कैन बी डेटा, सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सर्वर्स के फैसिलिटी, पीपल, उसको कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते, ओके। तो दैट इज एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, कहने का मतलब कहाँ कहाँ उसे यूज करना एक्सेप्टेबल है, कहाँ कहाँ यूज करना एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। सो यहाँ पर इमेज में भी इस तरीके से बता रखा है, रूल फॉर प्रॉपर एंड सिक्योर यूज ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स, ओके। देन कम्स फिजिकल एसेस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये हमें ये देखना है कि फिजिकली जो एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका अनऑथराइज असेस या फिर उसको हार्म ना हो, ओके। सो इसी के लिए बायोमेट्रिक असेस जो होता है लगाया जाता है, RIFD कार्ड्स, लॉक्स एंड बैरियर्स लगाए जाते हैं जिससे कि कोई भी अनऑथराइज असेस ना कर सके, ओके। सो दीज आर फिजिकल असेस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी ऐसी होती है, अब ये कंट्रोल्स कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पॉलिसी की। देन एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स थे उनको प्रॉपरली हैंडल किया गया, ओके। सो कहीं ऐसा तो नहीं उसे मिस हैंडल कर रहे हैं जिससे कि कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो, क्योंकि अदरवाइज मिस हैंडल किया जाएगा तो टीयर एंड वीर एंड टीयर ज्यादा हो सकता है, ओके। मिस हैंडल किया जाएगा तो फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, मिस हैंडल किया जाएगा तो हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं, ओके। सो अगर प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा तो डेफिनेटली बात है कि ये सब जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का चांसेस हाई हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज द एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, ओके। देन कम्स नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क्स हैं, ओके, लाइक इंटरनेट हो गया, लैन हो गया, ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स होंगे, दोज आर नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। कहने का मतलब कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास आईडी पासवर्ड नहीं हो सकता, नो बडी कैन शेयर द आईडी पासवर्ड, ओके, फॉर द ऑफिस वाईफाई टू एनी आउटसाइडर, okay, so these are the network security policies. It defines the rules for network access and enforcement mechanism, okay, establishes the architecture for secure communication and data transfer. Then comes password policy, ये हमने ऑलरेडी जब पॉलिसी की बात कर रहे थे तब डिस्कस किया भी था कि जो पासवर्ड्स हैं, okay, वो कैसे होने चाहिए,
तो उसके जो रूल्स बनाए जाते हैं कि दोज आर इन पासवर्ड पॉलिसी, लाइक मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स ये होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज, मतलब कितने टाइम में वो एक्सपायर हो जाएगा, कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री कंट्रोल, प्रिवेंटिंग द रीयूज, कई बार होता है सारी करते हैं वैसे, ओके, हम सेम सा ही पासवर्ड हर जगह लगाते हैं, तो बार बार सेम पासवर्ड, एग्जैक्टली सेम पासवर्ड हम यूज ना करें, मतलब जैसे 2 या 3 में ही साइकिल कर रहे हैं, तो हिस्ट्री कंट्रोल कि आप यू कैन नॉट यूज लास्ट 5 पासवर्ड्स, ओके। तो जैसे एसबीआई में ये पॉलिसी है, ओके, आई गेस एचडीएफसी में भी सेम पॉलिसी है, तो वी कैन नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर 5 टाइम्स, 5th टाइम्स के बाद तो आप रिपीट कर सकते हो। तो दिस इज द पासवर्ड पॉलिसी। एंड देन अब बात आती है, ये सारी हमने पॉलिसीज कर ली, अब ये पॉलिसीज का फायदा क्या है, ओके, और ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट कैसे होगी, ओके, और व्हाट अबाउट इट्स अपडेशन। तो क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट की हमने पहले ही बात कर ली, सीनियर मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व, ओके, एट द स्टार्टिंग, मतलब उसको एट द टॉप हमेशा इन्वॉल्व होना ही होता है, तो दीज शुड बी रिव्यूड एंड अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसका रीजन ये है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है, हमारा एनवायरनमेंट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे जो थ्रेट्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, ओके, so that is why it need to be changed as per the changing environment, तो बार बार उसे अपडेट हमें करना ही पड़ेगा, there is no other way। then comes exception to the policy। yes, exception, कई बार ऐसा होता है कि हम हार्ड एंड फास्ट जो हमने पॉलिसी बना रही है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कई बार हमें एज पर द सिचुएशन थोड़े मोल्ड करने पड़ते हैं, कई लोगों को हमें भले ही पॉलिसी में नहीं है बट एक्सेस देनी पड़ती है, जैसे ऑडिटर आ गए, कि वैसे तो पॉलिसी में लिखा होता है ऑडिटर्स को कहते हैं हमें जो एक्सेस, ऑडिटर एक्सेस देनी पड़ती है, ओके, लेकिन बाय चांस हमें किसी को एक्सेस देनी पड़ रही है, तो उन्हें कहा जाता है एक्सेप्शंस, ओके। सो हमेशा हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि एक्सेप्शन कम से कम हो, ओके, क्योंकि जब ज्यादा एक्सेप्शंस होगी तो लूप होल्स ज्यादा हो सकते हैं और सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो पॉलिसी एक्सेप्शंस आर टेम्परेरी एंड must be reviewed and closed as per the defined plan. Increased number of exceptions indicate that the policy provisions may not be appropriate and hence need to be reviewed. तो जैसे legacy application does not provide implementing password policy, अगर वो नहीं कर रहे तो हमें एक exception डालनी पड़ेगी, लेकिन exception तब तक ही होगी जब तक उसको हम cover up नहीं कर देते, कि जब पासवर्ड पॉलिसी उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है देन के हमें उसे एक्सेप्शन को क्लोज करना पड़ेगा और रिवोक कर देना है। सो दीज आर द एक्सेप्शन टू द पॉलिसी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो जनरली हम 4 टाइप के क्या देते हैं, वैसे ये टेबल में भी हमें गिवन है, ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर एक लाइन में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट मी शो यू। ये टेबल वाली तो हम डिस्कस कर ही लेंगे यहाँ पर, लेकिन लाइन वाली जो है वो भी आपको बता देता हूँ। ओके, तो कैसे करते हैं, टॉप सीक्रेट जो ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, इंटरनल और पब्लिक, इस तरीके से भी क्लासिफाई कर देते हैं। और अभी ये वाली जो है हम इस तरीके से भी क्लासिफाई कर देते हैं कि दिस इज अनक्लासिफाइड एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि पब्लिक है तो इसके मतलब हमें प्रोटेक्शन करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिक है तो हमें प्रोटेक्ट करने की इसे जरूरत नहीं है। सेंसिटिव डेटा है कि द पोटेंशियल इम्पैक्ट टू द इंडिविजुअल और ऑपरेशन, इसलिए एक्सेस इसकी लिमिटेड रखी जाती है बिकॉज दिस इज सेंसिटिव, ओके। सो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेंसिटिव है तो इसके ऊपर मॉडरेट लेवल, ओके, आप देख सकते हो मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क रहता है, ओके। देन कम्स क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डेटा की अगर बात करें तो लाइक अब जैसे डीपीडीपी एक्ट आ रहा है, ओके, वो भी कहता है कि हमें जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे क्लाइंट्स की, ओके, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ओके। अगर वो लूज होता है, ओके, सो द पेनल्टीज आर ऑन द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू यूज इट, जिसके साथ शेयर किया गया, ओके। सो अगर हमने डेटा को रखा हुआ है अपने पास, ओके, तो पेनल्टी हम पर पड़ेगी। सो हमें इट इज आवर लायबिलिटी, ओके, दैट द क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल डेटा शुड बी सिक्योर्ड, ओके। सो
इसीलिए इसके ऊपर वी कैन से एज सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ रिस्क। ओके, देन कम्स कंपनीज कॉन्फिडेंशियल डेटा। ये कंपनी के सीक्रेट्स हो गए, कंपनी के जो ऐसी इंफॉर्मेशन विच इफ इट लूजेस, ओके, और अगर ये पब्लिक हो जाती है या फिर ये इसे कोई चुरा लेता है तो कंपनी को मैसिव लॉस हो सकता है, लाइक कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला। ओके, दैट दैट इज एक्चुअली कंपनी कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो सेंसिटिव में क्या आ जाएगा? ओके, सेंसिटिव में आ जाता है तो कंपनी के सॉफ्टवेयर के कोड्स हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज सेंसिटिव थिंग। ओके, और क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल में क्या आ जाता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। अब कुछ टर्म्स आती है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, वन इज ओनरशिप, ओके, देन कस्टोडियनशिप, कंट्रोलिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप इज कि कौन डेटा जो है इंफॉर्मेशन का ओनर कौन है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन लीगली ओन्स इट्स एसेट्स के, तो एसेट्स के जो ओनरशिप होती है जनरली इट इज विद द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बट फॉर ऑपरेशनल सिक्योरिटी पर्पस ओनरशिप को डेलीगेट करनी पड़ती है टू एम्प्लॉयज और टू ग्रुप्स, या फिर हम थर्ड पार्टीज को भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि हमेशा यहाँ पर क्या हुआ, ओनर हैव बोथ राइट टू यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव गार्ड। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? इट इज ऑलवेज विद द ओनर। हमेशा ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सेव गार्ड द एसेट्स। ओके, दे authorize the activity related to their assets. Finance manager is the owner of financial record. फाइनेंशियल रिकॉर्ड का फाइनेंस मैनेजर होता है, दैट पर्सन इज द ओनर। तो सारी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? दैट विल बी ऑलवेज विद द फाइनेंशियल मैनेजर। देन कम्स कस्टोडियनशिप। ओके, तो डेटा कस्टोडियन होता है। ओके, तो सम टाइम ओनर कैन नॉट मैनेज नहीं कर सकते तो डेलीगेट करेंगे। ओके, ड्यू टू टेक्निकल और लॉजिकल रीजन दे डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कस्टोडियन को, वो डेलीगेट कर दी जाती है, हु मैनेजेस द एसेट्स अंडर डिफाइंड अथॉरिटी। लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? दैट इज ऑलवेज विद द ओनर, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है कि एक्ट एज फाइनेंशियल custodian of financial database. So database administrator is the custodian. Then comes controlling. Okay, control points are where actual security mechanism are applied. Okay, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको मॉड्यूल से भी रीड करवाता हूँ, एक लाइन रीड करवानी है। Okay, in all information security areas there are key tasks which can be called as control points. जो key tasks जो होते हैं उनको कंट्रोल पॉइंट्स कहा जाता है। Okay, at these control points the actual information security mechanism has its application. Okay, तो अब यहाँ से आगे रीड करते हैं। कंट्रोलर्स जो होते हैं, okay, ये एक्चुअल में क्या करते हैं? एक्सेस के जो रूल्स होते हैं, एक्सेस रूल्स, आईडी को ऐड करना, यूजर को ऐड करना, यूजर को डिलीट करना, उनकी एक्सेस की परमिशंस की कि कौन पर्सन क्या कुछ एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वो काम होता है कंट्रोलर का। ठीक है, और इसीलिए जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, दोज आर नोन एज कंट्रोलर्स। तो ये दो वर्ड्स को याद रखना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कस्टोडियन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोलर्स होते हैं। Okay, they act as gatekeepers ensuring only authorized person can access the resources. And then comes the last thing, that is human resource security. Okay, तो अल्टीमेटली अगर मैं क्रक्स की बात करूं, तो पूरा इतना रीड नहीं करेंगे। okay, क्रक्स की बात करें तो यहाँ पर इसमें क्या आता है? इसमें ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्स को हमें एक्चुअल में प्रॉपर एक्सेस देनी चाहिए, सो दैट जो पर्सन ऑथराइज है टू यूज दैट इंफॉर्मेशन सिर्फ वही पर्सन उसे यूज कर सके, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा कहने का मतलब अनऑथराइज पर्सन उसे यूज ना कर सके। उसके अलावा जब हमें ड्यूरिंग द वर्किंग फेज के देर आर इंसिडेंसेस, बहुत बार ऐसा होता है, इवन कंपनीज में क्या होता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि साइबर अवेयरनेस के लिए ईमेल शूट कर देते हैं टू ऑल द एम्प्लॉयज के, लाइक कि क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट द जैकपॉट।
ओके, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें अट्रैक्ट करे, विच इज समथिंग लाइक बेट। तो वो एक बेट टाइप होती है कि जैसे ही पर्सन उस पर क्लिक करता है तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देता है साइबर अवेयरनेस कोर्स पर, okay? कि आप पहले ये कोर्स लगाओ, okay? दैट यू नीड टू डू दिस कोर्स राइट अवे, okay? क्योंकि आप जाल में फंस चुके हो। तो इस तरीके के वो बार बार करते रहती है कंपनीज, सो दैट कोई भी सस्पिशियस लिंक या होता है ना ऐसा लिंक कि अननोन चैनल के थ्रू अगर कोई लिंक आ रहा है कि दैट शुड नॉट बी क्लिक्ड बाय एनीबॉडी। क्यों? वही तो अटैक्स के कारण होते हैं। ओके, सो कहने का मतलब ये है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग अवेयरनेस देना जरूरी है, और दैट इज व्हाई कंपनीज कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। ओके, क्यों? क्योंकि थ्रेट्स आते रहते हैं, तो करंट जो अवेयरनेस ऑफ द करंट थ्रेट्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो employees handling the sensitive data must receive the awareness trainings and role specific responsibilities. So ongoing security awareness trainings होनी चाहिए। Okay, so employers must regularly receive updated trainings। Okay, तो purpose क्या है? To make them aware of the current threats। Okay, so उसके अलावा जब भी कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है, when there is a termination or the change in the employment, always in those cases साथ के साथ के जैसे ही कहते हैं वो पर्सन छोड़ के जाता है, साथ ही साथ आपको उनकी एक्सेस डिसेबल करनी है, सो दैट बिकॉज नाउ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ इफ दे एक्सेस द company records or organization records, okay, so they can steal or use it unauthorizedly। okay, so unauthorized access ना हो, इसीलिए आपको एक्सेस उसके एक्सेस राइट्स क्लोज करने होंगे, रिवोक करने होंगे। ओके, तो पर्पस क्या है? ओनली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द sensitive information। okay, it also includes the return of the organization assets like जैसे वर्क फ्रॉम होम के केसेस में, और जनरली कंपनीज क्या करती है, लैपटॉप, आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स के स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड कर देती है टू द एम्प्लॉय। ओके, तो जब भी टर्मिनेशन वगैरह हो रही है तब आपको वो सब कुछ भी वापस लेना है, ओके, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी। ओके, एंड ये सब मिलाकर के ओनरशिप, टेक्निकल कंसल्टेंटशिप, ओके, कंट्रोल मैकेनिज्म एंड ह्यूमन राइट रिस्क मैनेजमेंट, जब ये सारी चीजें कलेक्टिव ले लेते हैं तो वी कैन से इट इज अ लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। ओके, सो टुगेदर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म अ लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सिस्टम that protect confidentiality, integrity and availability of the information assets। here we can say कि हमारा पूरा का पूरा जो सेकंड चैप्टर है कि ऑफ मॉड्यूल 5 दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, सो मैं आपको एक बार मॉड्यूल से भी दिखा देता हूँ। हमने एक तरीके से सब कुछ कवर कर लिया, सिर्फ लास्ट में एक ये जो चीज है कि कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, ओके, देन सिंप्लीफाइंग एनफोर्समेंट। ओके, सो ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप चीज ही है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया, बाकी हमने लगभग सब कवर कर लिया है। ओके, कहने वाला इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो सब कवर हो चुके हैं। सो हियर वी क्लोज। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।